हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। यदि आप तैयारी कर रहे हैं सी टेट, के बी एस, आने वाले सुपर टेट वैकेंसी या फिर यूपी टेट की, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। और इसमें हम कंप्लीट बात करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि CDP की प्रैक्टिस सेशन की। सबसे पहले हम कंसेप्चुअल ले रहे हैं, यानी कि जो मनोविज्ञान होता है उसको ले रहे हैं। इसके बाद हम सी टेट के लिए पेडागॉजी अलग से डिस्कस करेंगे। और यदि आप सुपर हिट की इंतजार करें तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि जल्द ही, यानी कि आपको नए वर्ष में एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है और मिलेगी डेफिनेटली, क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो इस तरह से आपको तैयारी करते रहें और भर्ती आएगी। ये नहीं कि भर्ती आएगी तो हम तैयारी करेंगे, पहले से तैयारी आपकी होनी चाहिए कि जो भर्ती आए तो आप जो है उसको कंप्लीट कर पाएँ। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं सी टेट के लिए प्रैक्टिस सेशन की, जो कि इंपॉर्टेंट होगा KBS और सुपर टेट के लिए भी। चलिए देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यानी कि कोई टीचर है, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या कहे कि वो जो है अंदर से मोटिवेट हो सकें और वो अपनी स्टडी पे फोकस करें। इसका ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लें। या तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक किया, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक कॉपी टॉफ़ी मिलेगी। या फिर डी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो क्या कहेगा इसमें से? पहला क्वेश्चन लेते हैं और वो कहेगा कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। यानी कि जब भी कोई बच्चा कोई काम कर रहा है और उसमें अपना 100% नहीं दे पा रहा है, या फिर उसमें जो है वो सही से फोकस नहीं कर पा रहा, तो आपको क्या करना है, उसको उत्साहित करना है। यानी कहना है कि तुम इसको कोशिश करो और तुम कर पाओगे, डेफिनेटली वो बच्चा कर लेगा। तो ये बच्चे के सेंस में था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, या फिर प्रतियोगितात्मक कक्षा। पूछा जा रहा है प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का कौन सा उदाहरण है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यानी कि व्यक्ति के सापेक्ष उसका अधिगम होना चाहिए, उसका सीखना होना चाहिए। सी ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सेशन रोज़ सुबह 6:30 बजे होता है, ताकि आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट मिल सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में है और है सरल, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक। यानी कि अधिगम अपने स्वभाव में सरल और सक्रिय है, या फिर कैसा है? तो अधिगम अपने आप में क्या है? सक्रिय है और सरल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यानी कि जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अनुसार इसको मैच करना है। संगीतात्मक में क्या होता है? वायलिन वादक। संगीतात्मक में क्या होगा? वायलिन वादक होगा। भाषिक में क्या होगा? वो कवि होगा, यानी कि जो अंतर्वैयक्तिक इसमें मूर्तिकार होगा। और स्थानिक में खिलाड़ी होगा। तो इसमें से ए का 4 हो जाएगा और बी का 2। ए का 4 और बी का 2 किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और सी का 5। तो ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके लंबे लंबे क्वेश्चन सीटेट में, और जो सुपर टेट है उसमें तो इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी, समस्या, संसाधन, या फिर बाधा। तो भारत में अधिकांश कक्षाएं क्या होती हैं? बहुभाषी होती है। उसे शिक्षक द्वारा कैसे दिखाना चाहिए, यानी किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो उसे एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि यदि विद्यार्थी किसी दूसरी भाषा के माध्यम से अधिगम में समस्या का सामना करता है तो उसे अन्य भाषा के माध्यम से समझाया जा सकता है। डेफिनेटली जैसे मान लीजिए आप शिक्षक हैं इंग्लिश के, ठीक है। यदि आप इंग्लिश का शिक्षक हैं या फिर आप संस्कृत के शिक्षक हैं और बच्चा इसको समझ नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना होगा? आपको उसकी मातृभाषा या फिर हिंदी से जोड़ कर उसे समझाना होगा। जैसे मान लीजिए ऐसा तो नहीं है बच्चा हिंदी नहीं जानता है, तो बच्चा हिंदी जानता होगा और आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो यदि बच्चा टोटल आप इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर संस्कृत बोल रहे हैं, वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो आपको क्या करना होगा? आपको उसे हिंदी से जोड़कर पढ़ाना होगा, तो वो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण,
वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीने का निम्न भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो व्यक्तियों में भिन्नता क्यों होती है, इसका कई सारे कारण हैं, जैसे विकास, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया, ये सारे रीजन हो सकते हैं। और विकास, वंशानुक्रम, वातावरण के बीच अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। अतः अलग अलग वातावरण प्रभाव के कारण व्यक्तियों में भिन्नता देखने को मिलती है। ऐसे मान लीजिए, ऐसे समझिए आप, कोई एक टीचर है और एक उसका बच्चा है, और एक कोई एक लेबर या फिर मजदूर है, उसका बच्चा है। तो डेफिनेट है कि जो टीचर का बच्चा होगा वो आगे होगा और अच्छा होगा, और जो लेबर का है अच्छा नहीं कि वो बुरा होगा, लेकिन क्या थोड़ा सा अंतर जरूर हो जाएगा। तो यही वातावरण का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। इसमें क्या है, सात्विक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी होगा, नैतिक विकास के चरण कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। और इसके 3 प्रमुख चरण हैं, पूर्व परंपरागत स्तर यानी कि प्राक रूढ़िगत स्तर, परंपरागत स्तर, और एक है उत्तर रूढ़िगत स्तर, यानी कि इसके 3 स्तर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका डी करेक्ट है। इसको भी आपको याद रखना है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर रूढ़िगत, ये 3 स्तर हैं। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भाषा, पुनर्वलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या फिर अनुकरण। तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ये होती है भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भाषा विकार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, हमारे विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो होगा डी, हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, विच इज डी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन या फिर रटकर याद करना। तो कौन सा सीखने के लिए प्रमुख है, ये आपको बताना था। इसमें क्या है, सी हो जाएगा, अनुबंधन। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। वह क्या है? समाजीकरण, विकास, सीखना या फिर परिपक्वता। तो क्या होगा? वो होगा समाजीकरण यानी कि सोशलिज्म। ऑप्शन नंबर ए सही है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, यानी कि विकास किसकी तरफ, किसकी ओर से किसकी ओर बढ़ता है? तो विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या फिर डी है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो कौन सा शामिल है बाल केंद्रित शिक्षा में? तो इसमें हो जाएगा ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका तात्पर्य बालक को केंद्र में रखकर बालकों की रुचि, योग्यता व अनुभव को महत्व देना चाहिए। यानी कि बालक की रुचि, उसकी योग्यता और उसके महत्व को, यानी उसकी जो गतिविधि है उसको या फिर उसका अनुभव है उसको महत्व देना चाहिए। इसी का अर्थ है बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड विने ने या फिर फ्रीमैन ने। तो बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था अल्फ्रेड विने ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता, वातावरण यानी कि परिवेश, विद्यालय का वातावरण या फिर समाज। तो बालक का जो प्रारंभिक विकास है वो डिपेंड करता है किस पे? माता और पिता पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्या बुद्धिमान माता पिता यानी कि अभिभावक के बच्चे या संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? तो ऐसा क्या है? नहीं, हाँ, नहीं। मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, या फिर यह ईश्वर पर निर्भर करता है। तो 16वें का ऑप्शन क्या होगा? नहीं। यानी कि अभी ऐसा नहीं है कि कोई माता पिता बुद्धिमान है तो उसका बालक हमेशा बुद्धिमान ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यह
जो विभिन्नता का नियम है उसके अनुसार ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो बुद्धिमान ही हो। अगला क्वेश्चन, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसका विकास किया, यानी कि का विकास किया किसने किया था? आइसैंक ने, एल्पोर्ट ने, हार्मन रोसा ने या फिर जीन पियाजेट ने? तो किसने विकास किया था इसका? इसका क्या था? हार्मन रोसा ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो 17 क्वेश्चन थे और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और रोज़ सुबह 6:30 बजे जरूर विजिट करें आप अपने प्रैक्टिस के लिए, खासकर केबीएस सीटेट और आने वाले सुपर टेट वैकेंसी के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।